नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी भारत जोड़ो यात्रा में आधी आबादी कैसे बनी राहुल की ताकत। गुजरात में नई सरकार के आगाज के साथ पेश होती चुनौतियों की बात करेंगे। कर्नाटक को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे के एक्शन की, हिमाचल में हार पर बीजेपी में छिड़ी रार की, साथ ही जानेंगे चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर क्या है कांग्रेस की रणनीति। जम्मू कश्मीर में अब सरकार की किस योजना पर उठ रहे हैं सवाल। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी निर्मला सीतारमण के अजीबोगरीब बयान की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। उमर खालिद को मिली राहत। दिल्ली के कड़कड़डुमा कोर्ट ने 7 दिन के लिए दी अंतरिम जमानत। दिल्ली मामले के आरोपी को बहन की शादी के लिए मिली जमानत। शिवसेना सिंबल विवाद में आज भी नहीं हो सकी सुनवाई। चुनाव आयोग में सुनवाई शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही टली सुनवाई। धनुष बाण पर छिड़ी है लड़ाई। लखीमपुर खीरी मामले में मुख्य आरोपी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी। केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्र की जमानत पर बोला कोर्ट, हमेशा के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता। शेयर बाजार में रही उथल पुथल। सेंसेक्स 51 अंकों की गिरावट के साथ 62,131 पर हुआ बंद। निफ्टी 55 अंकों की बढ़त के साथ 18,497 अंक पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी की लोकप्रियता में लगातार इजाफा हो रहा है और ये लोकप्रियता बीजेपी पर भारी पड़ने वाली है। भारत जोड़ो यात्रा में आज का दिन आधी आबादी यानी महिलाओं के नाम रहा। यात्रा में महिलाओं की भागीदारी ने आज की यात्रा को यादगार बना दिया। तो कैसे पीएम मोदी की लोकप्रियता के ग्राफ को घटा रहे हैं राहुल गांधी, देखते हैं ये रिपोर्ट। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज सुबह करीब 6:45 पर बूंदी जिले से टोंक जिले में प्रवेश कर गई। आज की यात्रा महिलाओं के लिए समर्पित थी, जिसे महिला शक्ति पद यात्रा का नाम दिया गया था। इस दौरान यात्रा में प्रियंका गांधी और उनकी बेटी मिराया भी राहुल के साथ नजर आई। राहुल ने आज नारी शक्ति की आवाज को बुलंद करते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा और आज की यात्रा की तस्वीरें भी साझा की हैं। राहुल ने ट्वीट करते हुए लिखा, अंकिता, बिल्किस, हाथरस की बेटी और ना जाने कितनी भारत की बेटियों की इंसाफ की गुहार आज पूरे देश में गूंज रही है। प्रधानमंत्री जी, हम उनकी आवाज को शक्ति देंगे, हर पीड़ित महिला को न्याय दिलाने तक, भारत जुड़ने तक। आज की यात्रा में उमड़ी महिलाओं की भीड़ ने राहुल के जोश को दुगना कर दिया। राहुल के साथ छात्राएं और महिलाएं सेल्फी लेती दिखी, तो वहीं प्रियंका को लेकर महिलाओं में काफी क्रेज दिखा। राजस्थानी महिलाओं के साथ प्रियंका भी लोकगीतों पर थिरकती नजर आई। भारत जोड़ो यात्रा टोंक जिले की सीमा में कहीं भी नहीं रुकी और 3.25 किलोमीटर का सफर करीब 45 मिनट में पूरा कर सवाई माधोपुर जिले में प्रवेश कर गई। इस दौरान राहुल और प्रियंका ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने इच्छा जताई कि राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री बने। आपको बता दें कि राहुल गांधी के नेतृत्व में निकल रही भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ उमड़ रही है। उनकी भारत जोड़ो यात्रा को लोगों का भरपूर समर्थन और प्यार मिल रहा है। यात्रा जिस क्षेत्र से गुजरती है वहां के लोग पारंपरिक वेशभूषा में राहुल गांधी और यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। लोग उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हैं। हर दिन बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, जो राहुल की लोकप्रियता में इजाफा कर रही है। देश की आधी आबादी को अपना मुरीद बनाने के लिए राहुल लगातार उनसे जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं। अब महिलाओं में राहुल को लेकर क्रेज बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले वक्त में राहुल की लोकप्रियता पीएम मोदी की लोकप्रियता के ग्राफ को छोटा कर देगी। भारत जोड़ो यात्रा का तोड़ बीजेपी के पास नहीं है, यानी राहुल के दांव से बेदम हो रही है बीजेपी। लेकिन गुजरात में बीजेपी अपनी दमदार जीत से काफी खुश है। आज अहमदाबाद में हुए शपथ ग्रहण में पीएम मोदी सहित बीजेपी के सभी दिग्गज मौजूद थे। शपथ ग्रहण समारोह के जरिए बीजेपी ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। तो भूपेंद्र के साथ कितने मंत्रियों ने ली शपथ, देखते हैं ये रिपोर्ट। गुजरात में बीजेपी ने 7वीं बार भी सत्ता हासिल कर नया इतिहास रच दिया। हालांकि इस बार बीजेपी के हाथ से हिमाचल और दिल्ली एमसीडी चली गई और आज एक बार फिर भूपेंद्र पटेल के हाथ में गुजरात की कमान आ गई। आज गुजरात में शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे सिंधिया समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज मौजूद रहे। आज भूपेंद्र पटेल ने राज्य के 18वें मुख्यमंत्री के तौर पर गांधीनगर के हेलीपैड ग्राउंड में शपथ ली। उनके साथ उनकी सरकार के कई मंत्रियों ने भी कैबिनेट पद की शपथ ली। भूपेंद्र सरकार में कन्हूभाई देसाई, ऋषिकेश पटेल, राघव जी पटेल, बलवंत सिंह राजपूत, कुंवर जी बालविया, मुलू भाई बेरा, कुबेर डिंडोर, भानुबेन बाबरिया हैं, परसोत्तम भाई सोलंकी, बच्चू भाई खाबड़, मुकेश पटेल, प्रफुल्ल पंसेरिया, भीखू सिंह परमार,
कुंवर जी हलपति होंगे। हर्ष संघवी जगदीश पंचाल को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। इनमें से हर्ष संघवी जगदीश पंचाल राज्य मंत्री बनाए गए हैं, यानी कैबिनेट में सीएम सहित अभी तक 17 लोगों को जगह मिली है। लेकिन इन पहली सूची में हार्दिक पटेल का नाम नहीं है, जिसके चलते अटकलों का बाजार गर्मा गया है कि क्या हार्दिक को आलाकमान ने इनाम नहीं दिया या फिर अभी उनके नाम पर मंथन जारी है। हालांकि कैबिनेट में अभी 10 और मंत्रियों को शामिल किया जाना है। ऐसे में उम्मीद की जा रही कि अगली सूची में हार्दिक पटेल का नाम भी शामिल हो सकता है। इसके अलावा भूपेंद्र पटेल जहां दूसरी बार सीएम बनकर गदगद हैं, तो वहीं उनके सामने चुनौतियों का पहाड़ है। बीजेपी सरकार के लिए जमीनी स्तर पर काम करने और संकल्प पत्र की घोषणाओं को पूरा करने की सबसे बड़ी चुनौती होगी। भूपेंद्र पटेल को बतौर मुख्यमंत्री चुनावी वादों को पूरा करने के लिए वित्त जुटाना होगा। बीजेपी को अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए कई हजार करोड़ रुपए सालाना खर्च करने होंगे। गुजरात पर पहले से ही कर्ज का बोझ है। ऐसे में अब देखना होगा कि भूपेंद्र पटेल जनता की उम्मीदों पर खरे उतर पाते हैं या नहीं। भूपेंद्र पटेल दूसरी बार गुजरात के सीएम पद पर काबिज हो गए हैं, लेकिन उनका ये सफर मुश्किलों से भरा रहने वाला है, क्योंकि राज्य में इस बार बड़े बहुमत के साथ बड़ी चुनौतियां पेश होने वाली हैं। चुनौतियां तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बीजेपी के सामने पेश करने वाले हैं। अगले साल कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हैं और इन चुनावों को लेकर खड़गे ने अभी से अपनी तैयारियों को धार देनी शुरू कर दी है। देखते हैं ये रिपोर्ट। कर्नाटक में 225 विधानसभा सीटें हैं, जिसके लिए अभी से चुनाव की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है और सभी दल खासकर सत्ताधारी बीजेपी और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस चुनावी मैदान में कूद गए हैं, क्योंकि जहां एक तरफ बीजेपी दक्षिण के एकमात्र राज्य में सत्ता बरकरार रखना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस दक्षिण से बीजेपी को आउट करना चाहती है। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभी से राज्य में चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। जहां शनिवार को खड़गे ने अपने गृह राज्य में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बात कर उन्हें जीत का मंत्र दिया था, तो आज फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक चुनाव को लेकर नेताओं संग बैठक की, जिसमें टिकट वितरण और प्रचार अभियान को लेकर हुई लंबी चर्चा। ये तैयारी बता रही है कि कर्नाटक के लिए कांग्रेस कमर कस चुकी है, जिसकी एक वजह राज्य में बीजेपी की कमजोर स्थिति भी है, जिसका फायदा कांग्रेस उठाना चाहती है। और कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार पर निशाना साध रही है, साथ ही उनकी खामियों को उजागर कर रही है। इस सब के अलावा बीजेपी अंदर से कमजोर हो रही है। जहां मल्लिकार्जुन खड़गे अभी कर्नाटक में हैं, उसी बीच बीजेपी के 2 एमएलसी एएच विश्वनाथ और संदेश नागराज ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाने की घोषणा कर दी है, जो बीजेपी के लिए एक करारा झटका है। वहीं इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी। उस दौरान उन्होंने कहा था वो पहले ही कर्नाटक जीतने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं, इसलिए मैं अपने सभी नेताओं से आग्रह करता हूं कि वो गांवों में जाएं, राज्य भर में यात्रा करें और भाजपा, मोदी, अमित शाह और उनके मंत्रियों की तरह लोगों को हमारी पार्टी की ओर आकर्षित करें। पार्टी के सभी लोगों को मेरी सलाह है कि मिलकर काम करें। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ये लोगों को धोखा देने जैसा होगा। इसके अलावा किसी भी तरह की आपसी मनमुटाव की स्थिति पैदा न हो, इसके चलते उन्होंने पहले ही साफ कर दिया था कि पार्टी आलाकमान तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री या मंत्री बनेगा। उन्होंने कहा था अगर हम आपस में लड़ते हैं तो हमें जो मिल सकता है वो खो सकता है, इसलिए हम सभी को एकजुट होना चाहिए। यानी मल्लिकार्जुन खड़गे अभी से राज्य में कमान संभाल चुके हैं और उसके परिणाम आने भी शुरू हो गए हैं। क्या कर्नाटक में खड़गे की रणनीति बीजेपी को देगी मात? ये तो चुनाव के नतीजे तय करेंगे। नतीजे तो अब अनुराग ठाकुर को भी भुगतने पड़ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में मिली करारी हार ने केंद्र में अनुराग ठाकुर के कद को छोटा कर दिया है। ऐसे में बेटे के राजनीतिक भविष्य को बचाने के लिए उनके पिता को सामने आना पड़ा है। देखते हैं ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश भी बीजेपी के हाथ से निकल गया है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को करारी शिकस्त दी। राज्य की 68 सीटों में से बीजेपी सिर्फ 25 सीट ही जीत पाई, जबकि कांग्रेस ने 40 सीट जीतकर राज्य में सरकार बना ली। इसके बाद से राज्य में बीजेपी की गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर कैंप के नेता हार के लिए प्रेम कुमार धूमल और उनके बेटे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अनुराग ठाकुर हमीरपुर से सांसद हैं और उनके संसदीय क्षेत्र की 12 सीटों पर बीजेपी को हार मिली है। अनुराग ठाकुर के गृह जिले हमीरपुर में तो बीजेपी खाता तक नहीं खोल पाई। जिले की 5 में से 4 सीटों पर कांग्रेस और 1 पर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीत गया। इसके बाद से ही सोशल मीडिया से लेकर बीजेपी नेता तक चुनाव में अनुराग ठाकुर की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि अनुराग ठाकुर कैंप से जुड़े लोगों ने ही पार्टी को कमजोर किया, जिसके चलते पार्टी सत्ता में आने से चूक गई। अनुराग ठाकुर पर पार्टी के अंदर हो रहे हमले के बाद अब उनके पिता प्रेम कुमार धूमल बचाव में आ गए हैं।
प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि हमने पार्टी की हार को गंभीरता से लिया है, लेकिन हार के लिए अनुराग को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। पार्टी ने जहां भेजा वहां उसने प्रचार किया। हार का कारण गलत टिकट वितरण है, क्योंकि जिस तरह से टिकट बांटे गए उससे बीजेपी के अंदर बगावत हो गई। 21 लोगों ने पार्टी उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ा। पार्टी इस पर विचार कर रही है कि कैसे टिकटों का बंटवारा किया गया। इसके साथ ही धूमल ने जयराम सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पिछले 5 सालों में जो हुआ मैं उसे शांति से देखता और सुनता रहा। उम्मीद है कि गलतियां दोहराई नहीं जाएंगी। धूमल ने बिना नाम लिए ही बता दिया कि हार के लिए जयराम ठाकुर जिम्मेदार हैं। अब देखना होगा कि पिता की सफाई बेटे के भविष्य को कितना बचा पाती है, क्योंकि खबरों की माने तो अनुराग के पर कतरना तय माना जा रहा है। लेकिन चुनाव आयोग की उड़ान को और मजबूत करने की वकालत कांग्रेस ने कर दी है। आज संसद में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने चुनाव आयोग की आजादी और मजबूती के लिए बिल पेश किया है। तो क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू हो चुका है। ऐसे में विपक्ष कई मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है। उसी कड़ी में अब कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने एक बार फिर से चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और स्वायत्तता का मुद्दा उठाया है। तिवारी ने लोकसभा में इस पर चर्चा के लिए एक प्राइवेट मेंबर बिल भी पेश किया है, जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति के गठन की मांग करता है। इस समिति में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी शामिल करने की मांग की गई है। इसके अलावा ये बिल सभी पंजीकृत राजनीतिक दलों के आंतरिक चुनावों सहित सभी राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को विनियमित, निगरानी और अधीक्षण करने के लिए चुनाव आयोग को अधिक शक्ति देने की मांग करता है। इस बिल को पेश करते हुए मनीष तिवारी ने तर्क दिया है कि ऐसे कई राजनीतिक दल हैं जिनके कामकाज और संरचना से जुड़ी कोई भी जानकारी नहीं मिल रही है। ऐसे में दलों की आंतरिक कार्य प्रणाली को पारदर्शी, जवाबदेह और नियम आधारित बनाने की जरूरत है। यानी इस बिल में चुनाव आयोग को और भी ज्यादा पावर देने की बात कही गई है, ताकि चुनाव आयोग पर रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज को भी रेगुलेट, मॉनिटर और निरीक्षण कर सके। कांग्रेस की तरफ से ये बिल तब पेश किया गया है जब पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में एक याचिका पर सुनवाई जारी है। याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया में बदलाव की मांग की गई है। अब कांग्रेस ने मांग तो की है, लेकिन संसद में उसकी बात सुनी जाती है या नहीं, ये देखना होगा। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली लगातार शक के घेरे में है। ऐसे में आयोग को लेकर सवाल खड़े होना लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। अब देखना होगा कि कांग्रेस की मांग पर संसद का क्या रुख रहता है। इधर रुख तो महबूबा मुफ्ती ने भी बीजेपी को लेकर कड़ा कर लिया है। जम्मू कश्मीर को लेकर महबूबा ने बड़ा बयान दिया है। तो क्या कह गई महबूबा मुफ्ती, देखते हैं ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद से ही सवाल उठ रहे हैं कि राज्य में विधानसभा चुनाव कब होंगे। चुनाव आयोग की तैयारियों को देखते हुए संकेत मिल रहे हैं कि जनवरी में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो सकता है। इसे लेकर राज्य में राजनीतिक दल एक दूसरे को घेरने में जुटे हुए हैं। इस बीच यूनिक फैमिली आईडी का मामला भी गर्मा गया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन केंद्र शासित प्रदेश में सभी परिवारों का एक प्रामाणिक डेटाबेस बनाने की योजना बना रहा है। इससे प्रत्येक परिवार को एक अनूठा कोड दिया जाएगा, जिसे जेके फैमिली आईडी कहा जाएगा। कोड में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर और अंक संख्या होगी। सरकार का दावा है कि परिवार डेटाबेस में उपलब्ध जानकारी का उपयोग सामाजिक लाभों के लिए लाभार्थियों का चयन स्वचालित चयन करने में किया जाएगा। लेकिन इस योजना को लेकर विवाद शुरू हो गया है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने इसे लेकर ट्वीट किया। जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए एक यूनिक परिवार आईडी बनाना 2019 के बाद से घटते विश्वास का प्रतीक है। इसके साथ ही महबूबा ने कहा कि दिल्ली कश्मीरियों को गहरे संदेह के साथ देखता है। यूनिक फैमिली आईडी कश्मीरियों के जीवन पर लोहे की पकड़ को मजबूत करने के लिए एक और निगरानी रणनीति है। दरअसल राज्य में यूनिक फैमिली आईडी का बीजेपी को छोड़कर सभी राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं। महबूबा ने सवाल उठाया है कि सरकार इस डेटाबेस के जरिए किसकी पहचान करना चाहती है। और बुलेटिन के आखिर में बात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान की। लोकसभा में आज देश की अर्थव्यवस्था पर तीखी बहस हुई। विपक्ष ने डॉलर के मुकाबले गिरते रुपए को लेकर सवाल किया, जिसका जवाब देने के बजाय एक बार फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ऐसा बयान दे गई जिस पर उनकी किरकिरी हो गई। अर्थव्यवस्था का बेपटरी होना हो या फिर रुपए की गिरती कीमत, हर मोर्चे पर मोदी सरकार फेल नजर आती है। और आज संसद में भी वित्त मंत्री विपक्ष पर हमलावर रही और भारत की तेजी से गिरती अर्थव्यवस्था के सवाल से पल्ला झाड़ती नजर आई। तो क्या कहा वित्त मंत्री ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। देश की मौजूदा अर्थव्यवस्था और बढ़ती महंगाई, इन दोनों ही मोर्चों पर बीजेपी सरकार पूरी तरह से फेल दिखती है, ये कहना है विपक्ष का। लेकिन उसके बावजूद देश की वित्त मंत्री आज भी लोकसभा में अर्थव्यवस्था और महंगाई के मुद्दे पर बचती नजर आई। आज संसद के शीतकालीन सत्र का 5वां दिन है। आज लोकसभा में सांसद रेवनाथ रेड्डी ने प्रश्नकाल में कहा कि केंद्र को केवल सरकार बचाने की चिंता है।
रुपया लगातार गिरता जा रहा है, उसकी कोई चिंता नहीं है। कांग्रेस सरकार में जब डॉलर के मुकाबले रुपया 66 रुपए था तो बीजेपी कहती थी कि रुपया आईसीयू में चला गया। आईसीयू से आगे के दो रास्ते होते हैं, पहला रास्ता ठीक होकर घर आना और दूसरा आईसीयू से सीधा मर्चुरी में जाना। अब तो रुपया सीधा मर्चुरी में चला गया है। मैं वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं कि रुपया को ठीक करके वापस घर लाने का कोई प्लान है क्या? वित्त मंत्री निर्मला ने इस सवाल का जवाब देते हुए सरकार का बचाव किया और इस सवाल से पल्ला झाड़ती नजर आई। निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के समय रुपया ही नहीं बल्कि पूरी इकोनॉमी आईसीयू में थी। कोरोना महामारी, रूस यूक्रेन संघर्ष के बावजूद आज भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है। इससे संसद में बैठे कुछ लोगों को जलन और परेशानी हो रही है। देश की बढ़ती इकोनॉमी पर गर्व होना चाहिए, ना कि मजाक उड़ाना चाहिए। निर्मला सीतारमण का ये बयान विपक्ष के सवाल का जवाब कम अपनी सरकार की नाकामी छिपाने का काम कर रहा है। आपको बता दें कि सीतारमण का 2019 में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें प्याज की बढ़ती कीमतों के बारे में सवाल पूछा गया था। इस पर सीतारमण ने कहा था कि वो ज्यादा प्याज नहीं खाती। उनके इस बयान पर सोशल मीडिया में जमकर मीम्स बने थे। आज लोकसभा में सीतारमण ने फिर अपने प्याज वाले बयान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह उनके उस बयान पर सोशल मीडिया में मीम्स बनाए गए थे, उसी तरह आज देश की इकोनॉमी को लेकर मजाक उड़ाया जा रहा है। पूरी दुनिया में भारत की इकोनॉमी का डंका बज रहा है, लेकिन कुछ लोग इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं। देश की मौजूदा अर्थव्यवस्था की क्या हालत है, ये किसी से छिपा नहीं है। अब वित्त मंत्री कुछ भी कहें, लेकिन उनके आज के बयान ने फिर से सरकार की किरकिरी करा दी है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।